बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आरक्षण एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, या ये कहें कि कुछ अगड़ी जाति के लोगों ने आरक्षण को एक ज्वलंत मुद्दा बना दिया है। पर साथ में ही ये जो आरक्षण है ये बहुत कारगर भी है, अगर इसको सही तरीके से सही नियत के साथ अप्लाई किया जाए या इम्प्लीमेंट किया जाए इसका। तो हमेशा से हमें ये कहा जाता है कि आरक्षण की वजह से हर जगह अब दलित और पिछड़ा या आदिवासी लोग पहुंच गए हैं, लेकिन जब आप धरातल में इसे देखते हैं तो इसकी हकीकत कुछ और ही मिलेगी। एक किताब में दिए गए कुछ आंकड़ों के माध्यम से मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जमीन और आसमान का अंतर है लोगों की सोच में और धरातल में जो आंकड़े हैं। इस किताब का नाम है, जिस किताब से मैं आंकड़े आपके सामने रखने वाला हूं, उस किताब का नाम है मंडल कमीशन राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी पहल। इस किताब को खरीदने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, क्योंकि देखिए क्या होता है कि लेखक ने अपना काम कर दिया है, लेखक ने किताब लिखी है, बहुत मेहनत से लिखी है। मैं किताब में से कुछ महत्वपूर्ण हिस्से आपके सामने पढ़ के बता देता हूं, जिससे कि आप लोगों का इस किताब को खरीदने में इंटरेस्ट जागे, आप इस किताब को खरीदें और इस किताब में जो जानकारी दी गई है उसको खुद भी पढ़ें और लोगों तक साझा करें। इसलिए इस वीडियो को जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जब भी आरक्षण के ऊपर कभी भी कोई बहस हो तो या तो इस किताब को या फिर इस वीडियो को उसके मुंह पर मार दीजिएगा, जिससे कि आरक्षण को लेकर उसके दिमाग में जो भ्रम है वो दूर हो जाए। यहाँ पर हम कुछ आंकड़ों की बात करेंगे। ये जो आंकड़े इस किताब में दिए गए हैं वो आरटीआई के माध्यम से वो आंकड़े निकाले गए थे। मैं कोशिश करता हूं कि जो किताब में लिखा गया है बिल्कुल एक एक शब्द वैसा का वैसा आप लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि उसमें मिलावट ना हो, न मेरे तरफ से न ही आप लोग कुछ इसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करें। ये इस किताब के पेज नंबर 32, 33 और 34 की हम बात कर रहे हैं। जब भी आप किताब मंगवाएं तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आइए कुछ आरटीआई के माध्यम से हकीकत से रूबरू हो लें। आरटीआई से मांगी गई यह जानकारियां विभिन्न अखबारों में प्रकाशित भी हुई हैं। अमर उजाला में आरटीआई के माध्यम से 2016 में छपी एक खबर के मुताबिक देश के 39 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ 33 एससी और 10 एसटी प्रोफेसर हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आरटीआई एक्टिविस्ट महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की संख्या के संबंध में ब्यौरा मांगा गया था। यूजीसी ने मार्च 2016 में दिए गए जवाब में सितंबर 2015 तक की स्थिति की नवीनतम जानकारी दी। यूजीसी के मुताबिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्वीकृत शिक्षकों के पद की संख्या 16,525 16,525 थी। इनमें लगभग सभी विश्वविद्यालयों में एससी एसटी के असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के अधिकांश पद खाली हैं। यूजीसी के मुताबिक दिल्ली विश्वविद्यालय में एससी और एसटी वर्ग के क्रमशः 3 और 1 प्रोफेसर हैं। इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ के आप लोगों के लिए बोल देता हूं, ताकि आपका, मैं ये समझ लीजिए इसको इन्वर्टेड कॉमा में करके एम्फसाइज कर रहा हूं इस लाइन को। यूजीसी के मुताबिक दिल्ली विश्वविद्यालय में एससी और एसटी वर्ग के क्रमशः 3 और 1 प्रोफेसर हैं। यानी कि जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसमें एससी और एसटी कैटेगरी के जो प्रोफेसर हैं वो कुल 4 हैं, जिनमें से एससी के 3 हैं और एसटी के 1 प्रोफेसर हैं। जेएनयू में एससी वर्ग के 8 प्रोफेसर हैं, एसटी 1 भी नहीं। जो जेएनयू जो है विश्वविद्यालय उसमें एससी वर्ग के जो प्रोफेसर हैं वो 8 प्रोफेसर हैं और एसटी का 1 भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का और बुरा हाल है।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एससी वर्ग के एक प्रोफेसर हैं, जबकि दोनों में से किसी भी विश्वविद्यालय में एसटी प्रोफेसर नहीं है। बीएचयू ने तो कमाल ही कर दिया। सामान्य वर्ग के लिए स्वीकृत पदों से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां कर डाली, जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालय में एससी, एसटी और ओबीसी के 58% यानी कुल स्वीकृत पदों के आधे से ज्यादा पद भर्तियां नहीं की गई है। कुल 16 ऐसे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जहां एससी और एसटी प्रोफेसर ही नहीं हैं। अब उन पदों पर एससी, एसटी और ओबीसी की हालत जान लेते हैं जो देश का शासन, प्रशासन और सत्ता के केंद्र होते हैं। यह ऐसे पद हैं जो नीतियां बनाते हैं। यहीं से तय होता है कि किस जगह कितना पैसा आवंटित किया जाएगा। महेंद्र प्रताप सिंह ने इस बार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी में सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के ग्रुप ए के अफसरों की संख्या की जानकारी मांगी। दिसंबर 2016 में विभाग की ओर से केंद्रीय मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी या इनके समकक्ष पदों के बारे में जानकारी दी गई। आरटीआई के दस्तावेजों के मुताबिक ओबीसी वर्ग का एक भी अधिकारी केंद्रीय मंत्रालयों में सचिव या अतिरिक्त सचिव स्तर पर नहीं है। सचिव पद पर सामान्य वर्ग के 110 और एसटी वर्ग के 2 अफसर कार्यरत हैं। सचिव जो पद होता है उस पर सामान्य वर्ग के 110 लोग हैं और एसटी के 2 अफसर हैं। अतिरिक्त सचिव पद पर 106 अधिकारी सामान्य वर्ग के हैं और 5-5 अधिकारी एससी और एसटी वर्ग के थे। कुल मिलाकर इन मलाईदार पदों पर नियुक्ति पाने वालों में से 82% अधिकारी सामान्य वर्ग से थे, जबकि 5.40% पिछड़े वर्ग के और 8.63% लोग अनुसूचित जाति वर्ग के पहुंच पाए हैं अभी तक। तो ये है हकीकत आरक्षण की। अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, आगे मैं और पढ़कर बता रहा हूँ। ये जो सारी जो जानकारी है ध्यान से सुनिए, ये अंदर तक हिला देगी अगर आप अपने समाज को लेकर सचेत हैं तो, अगर आपको अपने समाज से मतलब है तो, वरना फिर ये जानकारी आपके लिए किसी मतलब की नहीं है। वीडियो को अभी बंद करिए और घर जाके बढ़िया किसी हंसी चिटोली वाला कोई वीडियो देखिए, उसको शेयर कीजिए, ठीक है। एक बार फिर याद दिला दें कि 1950 में संविधान लागू होने के बाद से ही सरकारी पदों पर एससी और एसटी को 22.5% आरक्षण है, लेकिन 66 साल में केंद्रीय मंत्रालयों में सिर्फ 8.63% अनुसूचित जाति वर्ग से पहुंच पाए। 22.5% आरक्षण एससी और एसटी वर्ग को मिलता है। 66 साल के अंदर हम लोग केवल 8.63% पहुंच पाए हैं। अगर ये आरक्षण नहीं होता तो क्या हालत होती है आप लोगों की, जरा आप सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा कि अगर ये आरक्षण बाबा साहब संविधान में नहीं लेकर आते तो आप किसी मंदिर के सामने भिखारी होते, क्योंकि मंदिर के अंदर जाने की अनुमति तो न तब थी और न ही आज है आपको। वहीं 1993 से ओबीसी आरक्षण लागू है और महज 5.40% ओबीसी अधिकारी हैं। यह आंकड़े चीख कर कह रहे हैं कि संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद उच्च तबके के तमाम तिगड़म लगाकर एससी, एसटी और ओबीसी तबके को उन पदों पर नहीं पहुंचने दिया है जहां से नीति नियंत्रण होता है या जहां से बौद्धिक कसरत होती है। विश्वविद्यालयों व केंद्रीय मंत्रालयों में एससी, एसटी नगण्य है, वहीं ओबीसी की तो बमुश्किल ही गिनती की जा सकती है। सत्ता पर कब्जा किए बैठे लोग अपने लोगों को किसी न किसी तरीके से भरते रहते हैं और आरक्षित तबके को लोग संवैधानिक तरीके से आरक्षण के बावजूद पद पर नहीं पहुंच पाते। इतना ही नहीं, सरकार ने खासकर ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद तो सरकारी नौकरियों व विद्यालयों का खात्मा ही शुरू कर दिया है। 1993 में ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद कितने सरकारी स्कूल, विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज खुले और कितने प्राइवेट, इसका कोई ठोस आंकड़ा तो नहीं है। हाँ, अगर आप जिस किसी छोटे जिले, कस्बे, विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ अगर गिने
तो पाएंगे कि पिछले 3 दशक में सिर्फ प्राइवेट स्कूल खुले हैं। एक आधा स्कूल सरकारी खुल गया तो उसे अपवाद स्वरूप ही माना जा सकता है। सरकारी नौकरियों के तो आंकड़े मौजूद हैं कि किस तरह से इस सरकार ने ओबीसी आरक्षण के बाद सरकारी नौकरियां ही खत्म करनी शुरू कर दी। 1992 में जब भारत की आबादी 83.9 करोड़ थी तो सरकारी नौकरियों की संख्या 1.95 करोड़ थी, 1.95 करोड़ थी। यानी हर 43 आदमी यानी हर 43 आदमी में एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करता था। सरकारों ने इसे बढ़ाने की बजाय घटा दिया। 2017 में भारत की आबादी करीब 130 करोड़ है, जबकि सरकारी नौकरियों की संख्या घटकर 1.76 करोड़ रह गई है। यानी इस समय 74 व्यक्तियों में से एक आदमी सरकारी नौकरी पर निर्भर है। दोस्तों, ये जो जानकारी है ये बहुत ही जरूरी जानकारी है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं, खासकर ओबीसी तबके के लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं कि आप लोगों का जो प्रतिनिधित्व है वो कितना नगण्य है। आपको राम के भक्त नहीं बनना है, आपको हिंदू कहलाने पर गर्व नहीं करना है, आपको अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़नी है। इस देश में तकरीबन अंदाजन 50% आबादी ओबीसी समुदाय की है। अगर ये ओबीसी समुदाय जाग गया, जिस दिन भी जाग गया, उस दिन इस देश की तस्वीर बदल जाएगी। ये जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की है, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस किताब को खरीदने के लिए नीचे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से खरीद सकते हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में किसी किताब के साथ या किताब के कुछ अंशों के साथ या किसी व्यक्ति के साथ किसी किताब पर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।